बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 8 जून पाकिस्तान में पीर की रात, आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 191। आज की अहम तरीन खबरों में एक तो बलूचिस्तान से अफसोसनाक वाकया है जो आपके सामने रखना है, जिसमें शहादतें हुई हैं एन उस वक्त जब हम मसरूफ़ थे, मतलब हमारे मिलिट्री जर्नल्स मसरूफ़ थे गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन चोरी करने में, और उसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हुआ है, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ करने जा रहे हैं उसका अहवाल भी अब से थोड़ी देर में आपके सामने रखते हैं, उसमें मसरूफ़ थे। दूसरी तरफ यह भी आपको बताना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की एक ऑडियो लीक हुई है, जिससे पता चलता है कि वो कहते हैं कि अवाम ने भले हमें जिताया है, हम नहीं मानते कि हम जीते हैं। वो कहते हैं कि हम नहीं जीते, हम हार गए हैं, 2 ही सीटें मिली हैं। हालांकि हुकूमत कहती है कि कम से कम 9 सीटें मिली हैं, लेकिन जो लीक्ड ऑडियो है अगर वो दुरुस्त है तो उस ऑडियो के मुताबिक, जो कि पीटीआई मौजूदा लीडरशिप से है, कि हम नहीं जीते, मतलब अवाम जितवा रही है, वो कह रहे हैं कि हम नहीं जीते। जनरल्स जितने बुरे हमें कह रहे हैं हम उससे भी ज़्यादा बुरे हैं, हमें कोई सीट नहीं मिली, मतलब सिर्फ 1 या 2 सीटें मिली हैं। वो ऑडियो भी आपको सुनवाएंगे। और ये अपने ही घर में गोल क्यों किया जा रहा है, ये सब कुछ क्या है, हमें कोई इलाज करवाने की ज़रूरत है एज अ पोलिटिकल पार्टी, या क्या मामला बना क्या है, इस पर तफसीली बात करेंगे। पहले ज़रा ये जो अफसोसनाक 2 वाक़यात, एक तो कश्मीर वाला और उससे पहले बलूचिस्तान के ज़िला केच में ये तुर्बत के करीब ये वाक़या हुआ है, जिसमें बीएलए के दहशतगर्दों ने ये इंटेलिजेंस बेस्ड, वो ये कहते हैं कि ये उनका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, उन्होंने गाड़ियों के ऊपर हमला किया। 3 गाड़ियां थीं जिसमें उन्होंने चुन के एक गाड़ी पर हमला किया, जिसके अंदर लेफ्टिनेंट कर्नल अरसलान सवार थे, उनके साथ 3 और साथी थे। ये 4 अफराद जो हैं इनको शहीद कर दिया गया है। अच्छा, ये जो अरसलान साहब थे ये पहले इंजीनियर कोर में थे शायद, और इंजीनियरिंग कोर के अंदर थे और वहाँ से रिटायर्ड हुए हाल ही में, लेकिन उन्हीं प्रोजेक्ट्स के ऊपर बलूचिस्तान में काम कर रहे थे। अब ज़रा गौर कीजिए कि जब हम गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन चोरी करने में मसरूफ़ हैं और कश्मीर के मामलात को जो कुछ भी हम करने में मसरूफ़ हैं वो आपको आगे चल के बताते हैं, एन उस वक्त ये सब कुछ बलूचिस्तान के अंदर किया गया जहाँ पर एक लेफ्टिनेंट कर्नल और उनके 3 और साथियों को वहाँ पर शहीद कर दिया गया। बीएलए के दहशतगर्द कहते हैं कि ये हमारा बहुत ही कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। तो फिर सवाल पूछना चाहिए कि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो यहाँ पर क्या कर रही थी। हाल ही में आपको याद है कि कोयटा के अंदर 3 या 4 रेलवे की बोगियों को हमला किया गया था, उनको टारगेट किया गया था, उनको उड़ा दिया गया था, जिसमें दर्जनों जो सिक्योरिटी एहलकार थे वो शहीद हो गए थे, और वो भी इंटेलिजेंस बेस्ड काम था, उसके बगैर नहीं हो सकता था। इससे पहले ट्रेन पर बार बार हमले हो रहे थे, और हमले इसलिए हो रहे थे कि बीएलए के दहशतगर्द कहते हैं कि इन ट्रेनों के अंदर पाकिस्तानी फौज के एहलकार जो छुट्टी वापस जाते हैं बलूचिस्तान से वो सवार होते हैं, इसलिए उन ट्रेनों को वो टारगेट करते हैं, ये उनका कहना है। इससे बचने के लिए एक पॉलिसी बनाई गई कि बजाय ट्रेन पर ये तमाम एहलकार कोयटा के रेगुलर नॉर्मल रेलवे स्टेशन से सवार हों, बल्कि कैंट में से इनको सवार करके अलग बोगियां जाकर उस ट्रेन के साथ जोड़ दी जाएं, ताकि किसी को पता न चले कि किन बोगियों में हैं या कितने लोग हैं। गौर कीजिए उनकी पेनिट्रेशन सिस्टम के अंदर, गौर कीजिए दहशतगर्दों की, कि उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन थी और उन्होंने बजाय पूरी ट्रेन पर हमला करने की, जब कैंट से ये बोगियां मेन स्टेशन की तरफ जा रही थीं, एन उस वक्त उन पर हमला किया और दर्जनों एहलकारों को उसके अंदर शहीद कर दिया। अब ज़रा गौर कीजिए कि उसके बाद से हमें अभी तक किसी ने नहीं बताया कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। जाहिर है वो तो हुआ है, किसने किया है, कौन जिम्मेदार है, किसको सज़ा दी गई है। पाकिस्तान में बड़े से बड़े हादसे हो जाते हैं, मसलन उसामा बिन लादेन से लेके तमाम दूसरे हादसे, आज तक किसी के कान पर जू नहीं रेंगती। अवाम को एतमाद में नहीं लिया जाता कि किसका फेलियर था, किसका कोर्ट मार्शल किया गया है, किसको सज़ा दी गई है। ऐसा लगता है कि एक तरफ बाकी सारी अवाम आम इंसान या शैतान है, और सिर्फ ये सारे फरिश्ते हैं कि यहाँ पर कोई गलती नहीं होती और किसी को सज़ा नहीं दी जाती, और अगर दी जाती है तो हमें नज़र इसलिए नहीं आता कि जो उस वक्त उसामा बिन लादेन के वक्त कमांडेंट ऑफिसर थे वो तो बाद में तरक्की पा गए, और इसी तरह एपीएस के वक्त जो कमांडेंट ऑफिसर थे उनको भी बाद में तरक्की मिली। तो या तो ये नुस्खा हमें समझा दीजिए कि ये कैसे मुमकिन है कि इतने बड़े फेलियर के बाद उसी शख्स को तरक्कियाँ दी जाएं, या फिर हमें कुछ समझ नहीं। हो सकता है हम सब दौले शाह के चूहे हों और हमारे दिमाग कम काम करते हों, आप ही आला अरफा हों, आपको ज़्यादा पता हो, लेकिन जब आपका इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है, बार बार हमारे जवानों का खून बह रहा है, तो आप बताइए इसका जवाब किसी ने तो देना है। आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा कश्मीर का हवाला आपके सामने रखते हैं। फाइनली सब कुछ करवाने के बाद अब पीपल्स पार्टी इसमें से डिपार्चर लेना चाहती है या फेस सेविंग लेना चाहती है।
फैसल मुमताज़ राठौर जो पीपल्स पार्टी के वहाँ पर इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनको भी फॉर्म 47 का ही वज़ीर-ए-आज़म आप कहेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी लूट मार करके ही वज़ीर-ए-आज़म बनवाया गया था। पीटीआई की हुकूमत गिरा के, वोट ख़रीद के, वही सब कुछ जो पाकिस्तान की असम्बली के अंदर किया गया था, वही आज़ाद कश्मीर की असम्बली के अंदर किया गया था। फैसल राठौर साहब ने कहा है कि आज सारा मलबा मुझ पर ही गिराया जा रहा है। वो कह रहे हैं मुझ पर ना सारा मलबा गिराएं। वो कहते हैं हालात का जिम्मेदार हर वो शख्स है जिसने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। वो दबे लफ्ज़ों सीधा सीधा चौधरी साहब को भी बीच में खींच के ला रहे हैं और जाहिर है वो कश्मीर कमेटी को भी कह रहे हैं। उनसे जब ये पूछा गया, आगे पूरा हवाल बताते हैं क्योंकि उन्होंने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया है और बीबीसी ने उनका इंटरव्यू जो प्रिंट किया है उसमें फैसल मुमताज़ राठौर ने एक तो मुजाहरीन को दोबारा से मुज़ाकरात की दावत दे दी है और उन्होंने साथ ये कहा है, उनसे जब पूछा कि आप उन्हीं से मुज़ाकरात दोबारा करना चाहते हैं जिनको अभी आपने दहशतगर्द करार दिया है, आपने उन्हें कलअदम करार दिया है उनकी कश्मीर एक्शन कमेटी को, ये संगीन तरीन वाक़या होता है, ये लेवल होता है और आप उन्हें दहशतगर्द डिक्लेयर कर रहे हैं, उसके बावजूद आप दोबारा कह रहे हैं कि आपने उनसे मुज़ाकरात करने हैं। तो उसका जवाब उन्होंने दिया कि मुज़ाकरात तो हम तालिबान से भी करते हैं और उन्होंने उनको दहशतगर्द ही रहने दिया, ये नहीं कहा कि वो दहशतगर्द नहीं है। वहाँ पर उन्होंने बात वहीं रखी लेकिन कहा कि मुज़ाकरात हो सकते हैं। फिर उनसे ये पूछा गया कि क्या आपके पास ऐसे कोई सबूत हैं जिनकी बुनियाद पर उन्हें कलअदम करार दिया गया है और वो वाकई दहशतगर्द हैं। तो उसका जवाब उन्होंने ये दिया कि जिन्होंने कलअदम करार दिया है उनके पास सबूत भी हैं। गौर कीजिए, चीफ एग्जीक्यूटिव वो हैं, वज़ीर आज़म वो हैं, जैसे तैसे हैं, भले अर्दली किस्म के ही हैं, जैसे तैसे भी हैं, वो कह रहे हैं कि जिन्होंने कलअदम करार दिया है उन्हीं के पास सबूत भी हैं। आगे उन्होंने कहा कि हालात के वो भी जिम्मेदार हैं, हमें ये इशारे मिल रहे थे कि लॉन्ग मार्च फिर भी करना था अगर उनके तमाम जो मुतालबे थे वो मान भी लिए जाते। हम चाहते हैं कि दोबारा बातचीत हो, कोई हल निकाला जाए, कश्मीर एक्शन कमेटी को भी हमसे तावन करना चाहिए, बातचीत से मामला हल हो सकते हैं और उन्होंने कहा है कि हम दोबारा बातचीत करने को तैयार हैं। तो ये सारी सूरत हाल जो है ये कश्मीर के जो इस वक्त कठपुतली कह लें, उन्हें फॉर्म 47 के कह लें, जो वज़ीर आज़म हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने ये बातचीत की है। दूसरी तरफ आज उनकी मुलाकात सदर जरदारी के साथ और शहबाज शरीफ के साथ और बिलावल जरदारी के साथ और दूसरे लोगों के साथ हुई, जहां पर सर जोड़कर बैठे कि ये जो कत्ले आम कर लिया है इसको अब हैंडल कैसे करना है। हुकूमत तो आखिरकार पीपल्स पार्टी की है, जाहिर है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जनरल्स इस काम में बड़े माहिर हैं, वो आगे सिविलियन फेस रखते हैं, काम खुद डालते हैं। आज भी आकर एक तरफ तो फैसल राठौर अपना मुंह दे रहे हैं का मतलब है कि अपना फेस सामने रख रहे हैं कि ये मैंने किया है, और दूसरी तरफ लियाकत मलिक वो आज सीना चौड़ा करके जो आईजी पुलिस आज़ाद कश्मीर हैं, याद कीजिए वो पंजाब के अंदर एक जूनियर ऑफिसर थे, वहाँ से उठा के उन्हें आईजी लगाया गया। यही वजूहत होती हैं कि आप जूनियर अफसरान को ऊपर लगाते हैं, फिर वो आपके लिए कुछ भी करते हैं, गैर आइनी काम भी करते हैं, कत्लो गारत भी करते हैं, उसका दिफा भी करते हैं। आज उन्होंने फिर से कहा कि कश्मीर के चप्पे चप्पे का दिफा करेंगे। उनको बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा कि वो मुल्क के दूसरे हिस्से से वहाँ गए हैं और वहाँ पर लोगों की शहादतें हुई हैं और वो फरमा रहे हैं कि उन्होंने चप्पे चप्पे का दिफा करना है वहाँ पर खड़े होके। इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं? वो कह रहे हैं कि सीना ठोक के हम यहाँ खड़े हैं, हमारे भी 4 लोग यहाँ पर शहीद हो गए हैं। वो और ज़्यादा प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को और गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लियाकत मलिक जो हैं वो जाहिर है कुछ भी कर गुजरेंगे। आप याद कीजिए हिटलर के भी जो साथी थे वो उस वक्त कुछ भी करते थे, हिटलर की उस वक्त की आप ये कह लीजिए कि खुशनुदी हासिल करने के लिए, वो गलत को सही साबित करते थे। हर जुल्म के दौर में यजीद के साथियों ने भी तो सारे जुल्म किए थे यजीद की खुशनुदी के लिए, और वो यही समझते थे कि हम बहुत आला और अरफा काम कर रहे हैं। वैसा ही सब कुछ आज हमें यहाँ होता हुआ नजर आया। पीपल्स पार्टी की ये जो आला सतही मीटिंग हुई है प्रेसिडेंसी के अंदर, जिसमें पता चला है कि ब्रीफिंग दी गई और कहा गया कि हालात कंट्रोल से निकल गए हैं, अब हमें मिलिट्री जनरल्स का मिन्नत तरला करना चाहिए कि थोड़ा सा हाथ हल्का कर दें, ज़्यादा दूर निकल गए हैं, मामलात हमारी पकड़ से बाहर निकल गए हैं। लेकिन जो आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो हैं उन्होंने पता चला है कि इस पर खामोशी रखी है। ये सदर हाउस के ज़राए क्लेम कर रहे हैं, सच कितना है मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी इसकी नहीं ले सकता, लेकिन सदर हाउस के ज़राए ये कह रहे हैं कि उन्होंने इस पर खामोशी रखी है। वो कहते हैं पहले गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत बन लेने दें, फिर एक हतमी किस्म की पोजीशन यहाँ पर लेंगे। मतलब सौदेबाजी है, गिलगित बल्तिस्तान की उन्हें हुकूमत चाहिए, उसके लिए अगर थोड़ी सी जानें और भी चली जाएं तो लगता है उनको मसला नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जो गवर्नर हैं पंजाब के, पीपल्स पार्टी से हैं, सरदार सलीम उनका गालिबन नाम है, उन्होंने अब बातचीत की है। सरदार सलीम हैदर खान ने उन्होंने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी से मुतल्लिक पॉलिसी का असर नौ जायज़ा लेने की ज़रूरत है।
बैरूनी फंडिंग वगैरह कहने से बेहतर है इनसे बात की जाए। मतलब उन्हें रॉ के, इंडिया के एजेंट कहने से बेहतर है कि उनसे बैठ के बात की जाए। फिर वो कहते हैं कश्मीर एक नाजुक मसला है, भारत चाहता है कि इस इलाके में इंतशार फैले, महाजरीन की नशस्तों को मखसूस नशस्तों में तब्दील किया जा सकता है। रावलपिंडी में ये गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने मीडिया से बातचीत की है। तो इससे आपको पीपल्स पार्टी अब एक तरफ तो इस सारे जुर्म के अंदर पूरी शामिल है, उसके साथ साथ वो पब्लिकली इससे थोड़ा सा डिपार्चर लेना चाहती है और पूरे का पूरा गंद अपने ऊपर नहीं लेना चाहती। लेकिन उनको नहीं पता हमारे जर्नल्स को और कुछ आता है या नहीं। ये काम बड़ी अच्छी तरह से आता है कि काम खुद डालो और उसका जो गंद है, आफ्टर इफेक्ट है, वो जो भी वहाँ पर सिविल ब्यूरोक्रेसी हो या पॉलिटिकल लीडरशिप हो उनके मत्थे लगा दो। उन्होंने तो भुट्टो साहब के मत्थे, आपको याद है, पाकिस्तान तोड़ना आज तक लगाया हुआ है। और पाकिस्तान में यकीन कीजिए मोर देन 50% लोग यही समझते हैं कि पाकिस्तान असल में सिर्फ भुट्टो ने तोड़ा था। याया खान तो मासूम थे जो आर्मी चीफ है, उनको अगर वो मासूम नहीं भी समझते तो कम से कम सामने भुट्टो ही हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को तोड़ा था। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको इसी से रिलेटेड आपको दे देते हैं कि कश्मीरी जो हैं उनकी भी खबर, क्या एक कॉमेंट है कि कश्मीरी देखें उनकी किस्मत, इंडिया के अंदर उनको पाकिस्तानी एजेंट कह के मारा जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर उन्हें इंडियन एजेंट कह के मारा जा रहा है। अब मुझे नहीं पता कि वो क्या सवाल करें और किससे करें कि असल में वो किसके एजेंट हैं और क्या कर रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ से उनके साथ यही किया जा रहा है। फिर आईजी का हमने आपको ये तो बयान बताया कि उन्होंने कहा हमारे लोग जो हैं शहीद कर दिए हैं, और साथ बीबीसी को उन्होंने इंटरव्यू में ये भी कहा कि उनके असल में तर्जमान का कहना था, बीबीसी को जो रिस्पॉन्स दिया आईजी के तर्जमान का कहना था कि कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के जो 3 अफराद, वो 3 तक तो मान गए हैं लेकिन लोग कहते हैं कि लाशें ज़्यादा गिरी हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जो 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं, शहीद हुए हैं, वो अपनी ही अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में हलाक हुए हैं। बीबीसी हलाक लिखता है, हम तो ज़ाहिर शहीद कहेंगे। तो जो शहादतें हुई हैं वो असल में इन्होंने अपनी ही फायरिंग से की हैं। हर जगह पर आपको पता है ये इनका पेट जुमला है, ये अपनी ही फायरिंग से मारे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, जो भारतीय लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाज किया करते थे कश्मीरी, आज लंदन में उन्होंने पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने एहतजाज किया है। सिर्फ पाकिस्तानी हाई कमीशन नहीं, जो ब्रेडफोर्ड का हाई कमीशन है उसके सामने भी आज पाकिस्तानियों ने और कश्मीरियों ने, सिर्फ कश्मीरियों ने नहीं, पाकिस्तानियों ने और कश्मीरियों ने सबने मिलकर वहाँ एहतजाज किया है जो कुछ आज़ाद कश्मीर के अंदर किया गया है। बहुत ही अफसोसनाक है और हमारे लिए, सबके लिए बाइस शर्म है कि वो तमाम पाकिस्तानी ओवरसीज़ और कश्मीरी जो मिलके इन कॉन्सुलेट और असम्बलियों के सामने इंडिया के खिलाफ एहतजाज करते थे, वो आज पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। फिर आगे आपको एक वीडियो सुनवा देते हैं, दिखा देते हैं, मेरे लिए तो बहुत ही तकलीफदेह है। कश्मीर के अंदर से अब नारे लग रहे हैं और नारे लग रहे हैं कि ये जो वर्दी है इसके पीछे ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ज़रा खुद से सुन लीजिए कि किस तरह के नारे वहाँ पर लग रहे हैं। लोग जनाज़ों के बाद, आज जनाजे भी हुए हैं, दफनाया भी गया है जो शोहदा थे उनको, और उसके बाद लोग दोबारा से, कर्फ्यू लगा हुआ था लेकिन उसके बावजूद लोग कर्फ्यू तोड़ के आप कह लें बाहर निकले हैं और ये नारे लगाते रहे हैं। ज़रा सुनिए। सुन लिया आपने, लेकिन होश अभी भी नहीं आएगी, ये सोचना शुरू नहीं करेंगे कि किसी जगह के ऊपर हमें रुकना चाहिए। ये नारे रावलाकोट आज़ाद कश्मीर के अंदर आज लगे हैं, जो वीडियो हमने आपके सामने रखी है। उसके बाद कश्मीरी जो क़यादत है एक्शन कमेटी, वहाँ से अरबाब एडवोकेट ने पढ़ के उनका अलामिया सुनाया है। उनकी कोर कमेटी का इजलास हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम ऐलान करते हैं कि कल 9 जून को लॉन्ग मार्च की कॉल बरकरार है। कल पूरे कश्मीर से काफ़िले मुजफ्फराबाद की जानब रवाना होंगे। लोग नमक, पानी, कपड़े, राशन वगैरह अपना सामान तैयार कर लें और हमने एहतजाज करना है। मैं एक बार फिर दोनों साइड से ये गुजारिश करूंगा, और पहले हुकूमत की तरफ से, हुकूमत भी नहीं बल्कि मिलिट्री जनरल्स की तरफ के होश के नाखुन लीजिए, डी एस्केलेशन कीजिए, खुदा का खौफ कीजिए आप क्या कर रहे हैं और किस हिम्मत मुल्क को लेके जा रहे हैं। दूसरी तरफ मैं कश्मीर एक्शन कमेटी और दूसरे अकाबरीन से भी गुजारिश करूंगा कि मामले को थोड़ा सा ठंडा करें। आपको पता है कि ये सिर्फ आप पर नहीं, पूरे पाकिस्तान पर ये मुसल्लत है। आज ही अलामा राजा नासिर अब्बास साहब का एक बयान है कि असल में पाकिस्तान के ऊपर कब्जा हो चुका, ये मकबूजा पाकिस्तान है, ये आज़ाद पाकिस्तान नहीं है। जो आपके साथ हुआ वही मुरीद के में हुआ, वही आपको पता है कि ब्लू एरिया के अंदर हुआ। ये दुख सबका साझा है
इसलिए खुदा गवाह है कि पूरे पाकिस्तान को आपकी भरपूर तकलीफ़ है, लोग महसूस कर रहे हैं कि आपके साथ क्या किया जा रहा है। लेकिन ज़रा थोड़ा सा मामलात को आप भी इस वक्त ठंडा कीजिए। और उन्होंने तो मुझे वैसे वहाँ से तो उम्मीद कोई नहीं है, क्योंकि वो तो शायद अब रुकना नहीं चाहते। उनके तो मुंह को खून लग गया है, वो हर जगह पर गोली से बात करते हैं। लेकिन ये मुल्क हमारा है, ये लोग हमारे हैं, हमने एंड ऑफ द डे अपने लोगों की हिफाजत करनी है। आगे बढ़ते हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी के मुतालबात पहले मुख्तलिफ थे, जिनमें बिजली की कीमतें और उनसे रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो शामिल थीं। लेकिन अब उनके मुतालबात सियासी नौइयत के हो गए हैं। इनके मुतालबात कश्मीर के आइनी ढांचे में तब्दीली से मुतल्लक हैं। वो अपने मुतालबात मनवाने के लिए सड़कों पर आकर हड़तालें और धरने देकर दबाव डालना चाहते हैं। कानूनी रास्ता मौजूद है, वो चाहें तो अपनी एक सियासी जमात बनाएं, इसके मंशूर में अपनी बात वाज़े तौर पर शामिल करें। अगर वो ये मौक़िफ़ रखते हैं कि मकबूजा कश्मीर के महाजरीन को वोट का हक़ नहीं देना चाहिए, तो वो इसे अपने मंशूर में शामिल करें और इलेक्शन लड़ें। ये बता रहे हैं बहुत ही बड़े इनकलाबी सेनेटर परवेज़ रशीद। उनको शर्मिंदगी भी नहीं हो रही ये बात कहते हुए कि कौन से इलेक्शन, कौन सा मंशूर, जहां दिल करता है आप इलेक्शन लूट लेते हैं। कौन सी अदालतें, कोई अदालत जाए तो किस अदालत में जाए जिनको आपने लौंडियां बना लिया घर की, आपके जनरल साहब ने, जिनको आपने फील्ड मार्शल और 5 स्टार जनरल बना दिया, और इलेक्शन आप लूट लेते हैं, फॉर्म 47 जारी करते हैं। अभी गिलगित बल्तिस्तान में भी आप वही कर रहे हैं। तो कौन सा मंशूर, कहां किसी को उम्मीद हो तो कौन निकलता है मरने के लिए? अब बताइए, कौन ये एहतजाज, कौन अपना रोजगार छोड़ता है, कौन आपकी गोलियों के सामने अपने सीने करे, अगर किसी को उम्मीद हो इंसाफ कहीं और से मिलने की। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आपके सामने अब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस की रखें, क्योंकि वहाँ से तो अब बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबरें आ रही हैं कि क्योंकि पीटीआई ने खुद ही कहना शुरू कर दिया कि हम नहीं जीते। अवाम कहती है आप जीते हैं, अवाम ने उन्हें जितवाया है, इवन जर्नल्स भी कहते हैं कि आप जीते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, हम नहीं जीते। आपको सुनवाते हैं आगे चल के। लेकिन पहले इतना वोट डाला लोगों ने, इतना वोट डाला जेल में बैठे एक कैदी के नाम पर, बल्कि मगवी के नाम पर, जिसको अगवा किया हुआ है आसिम मुनीर और उनके साथी जर्नल्स ने, इतना वोट डाला कि अब वहाँ के इलेक्शन कमीशन को 14 दिन का वक्त लेना पड़ा है इलेक्शन के नताइज जारी करने के लिए। जी हाँ, वहाँ के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान के राजा शहबाज खान, उन्होंने कहा है कि हतमी नताइज का ऐलान 14 दिनों के अंदर किया जाएगा। 14 दिनों के अंदर किया जाएगा हतमी नताइज का ऐलान। 4 लाख गालिबन सारे वोट हैं, जितना एक एमपीए का हल्का पंजाब में या और सूबों में भी होता है, बलूचिस्तान वगैरह के अलावा कराची में भी ऐसे ही होगा, जितना एक एमपीए का हल्का है। उतने गौर कीजिए कि उतने वोट गिनने के लिए उन्हें 14 दिन दरकार हैं। ये 14 दिन क्यों है? ताकि क्योंकि ये तो हुकूमत कोई वोट से तो नहीं बनी। वोट तो पीटीआई को मिला है, वोट तो इमरान खान को मिला है, नशिस्तें तो उनके लोग जीते हैं, अवाम ने चूज तो उनको किया है, जैसे 8 फरवरी 2024 को किया था। तो अब तो बार्गेन होनी है कि कितनी सीटें पीपल्स पार्टी को देनी, कितनी नून को देनी, क्या करना है, ले दे होनी, वजीर किसको बनवाना है, और कश्मीर के मामले में इन सबसे अंगूठे कैसे लगवाने हैं कि जो कत्लो गारत हो रही वो ठीक हो रही। इसलिए अगलों ने 14 दिन का टाइम ले लिया है। अब 14 दिन मजीद बिलावल साहब के गले में ये रस्सा डाले रखेंगे और उनसे जहां जहां अंगूठे होंगे वो करवा लेंगे। और ये भी जहन में रखिए, ये 14 इसलिए भी रखा है ताकि पहले 12 तारीख को बजट पास करवा लिया जाए पीपल्स पार्टी से और उसके बाद फिर हुकूमत बना के दी जाए। तो ये तो सौदे हो रहे हैं दुकान के ऊपर खुल के। आगे चलते हैं। अगली खबर इसी से रिलेटेड है। हफीज़ुर रहमान जो नून लीग के हैं, उन्होंने कहा है कि अभी ईद का चांद नजर नहीं आया, बादल हैं, थोड़ी देर तक नजर आएगा। ये नहीं कहा उन्होंने, क्या कहा सुनिए, लेकिन बात ऐसी ही है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है अगले 1 से 2 दिन के अंदर जब सूरत हाल वाजे होगी तो मुस्लिम लीग नून के नंबर्स और बेहतर नजर आएंगे। सभी को उम्मीद यह है कि इलास्टिक वाली शलवार चौधरी इनको दे देगा, अगले चंद दिन में दे देगा, क्योंकि इलेक्शन तो है नहीं। इलेक्शन हो, वोट गिने जाएं, वो तो इमरान खान जीत चुका जो वोट गिने गए। अब तो इनको पता है कि इनको जो सीटें हैं वो चौधरी साहब ने देनी है, तो उनकी मर्जी, जिसको जितने मर्जी दे दें। तो हफीज़ुर रहमान साहब जो साबिक मेरा ख्याल चीफ मिनिस्टर भी हैं वहाँ के, नून लीग की तरफ से थे, वो ये कह रहे हैं कि अगले चंद दिन में पीपल्स पार्टी का नंबर अपना नून लीग का नंबर बेहतर नजर आएगा। अभी थोड़ा सा रुक जाइए, पता नहीं अगले चंद दिन में इनको शर्म भी आएगी कि नहीं, मुझे लगता है नहीं आएगी, क्योंकि ये बार्गेन जो है उसको अब सीधा सीधा ही अवाम के सामने बताना शुरू हो गए हैं कि मामला है क्या। उसके बाद जो शहबाज शरीफ है, उन्होंने मुबारकबाद दी है पीपल्स पार्टी को और कहा है कि वो जीत गए हैं, और ये भी कहा है कि बिलावल जरदारी ने कैंपेन बहुत अच्छी की है जिससे पीपल्स पार्टी जीती है। अब हैं तो बेचारे दोनों ही हारे हैं, और अब क्योंकि चौधरी ने बता दिया होगा कि बजट पास करवाना है तो सौदे में हुकूमत उनको देनी है। और आपको मैंने बताया हुआ है ये सादा बजट नहीं है, इसमें या तो 28वीं तरमीम वाले सारे काम बजट के अंदर ही इन्होंने करवा लेने हैं, पैसे वैसे उधर से इधर लाने हैं, काफ़ी सारे काम इन्होंने करवाने हैं, माल काफ़ी खींचना है सूबों से। तो अब शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि उन्होंने कैंपेन बहुत अच्छी की है। असल में तो बेचारे दोनों ही हारे हुए हैं।
तो ये एक दूसरे को मलिक साहब कह रहे हैं ताकि दोनों जो हैं उनकी कोई थोड़ी बहुत फेस सेविंग बन सके। तो शहबाज शरीफ साहब ने ये काम किया। अब आते हैं ज़रा पीटीआई की तरफ, जो पीटीआई ने कमाल कर दिया। पहले तो आपको कमाल बताया कि पहले तो हम हाफ हार्टेडली उस इलेक्शन में गए, चलें उसकी है तो नहीं, वो उसको टॉलरेट तो नहीं करना चाहिए, लेकिन चलें समझ आती है कि पाकिस्तान के अंदर इतना जुल्म हुआ, इतनी मार पिटी, इतनी तबाही की कि लोग थक गए हैं या हिम्मत कम हो गई है। सारे इमरान खान तो नहीं है, तो इसलिए हाफ हार्टेडली इस इलेक्शन के अंदर लोग गए और उस तरह से आपको नून लीग, पीपल्स पार्टी 2-2 हफ्ते वहाँ बैठी रही। हमारे लोग आखिरी, सलमान अकरम राजा साहब भी 2 दिन पहले गए गालिबन, हमारे लोग आखिरी 2-3 दिन में वहाँ गए। तो हाफ हार्टेडली गौहर खान साहब तो शायद आखिरी 1 आध दिन गए, बाकी लोग भी आपने देखा कि कोई ख़ास हमारी शमूलियत वहाँ नहीं थी। उनके वज़ीर वगैरह सारे मौजूद थे, केपी का कोई वज़ीर मुझे कम अज़ कम वहाँ नज़र नहीं आया। तो हाफ हार्टेडली सारा हमारी तरफ से काम किया गया। उम्मीदवारान ने भी उतना जोर नहीं लगाया, ग्राउंड से हमें लोग बताते हैं, ये लोगों ने ज़बरदस्ती वोट हमारी जेबों में ठोंस दिए और हमें जितवा दिया। अब जो मिलिट्री जनरल्स हैं वो क्या कहते हैं, उन्होंने जो नतीजा दिया है वो नतीजा ये दिया है अभी तक कि जो 8 सीटें पीपल्स पार्टी की हैं, 6 सीटें नून लीग की, 24 टोटल सीटें हैं, 8 पीपल्स पार्टी की, 6 नून लीग की। ये है झूठ, ये सब धांधली से हुआ है, लेकिन बहरहाल फिर भी उनके ये नंबर है 8 और 6 14। और फिर वो कहते हैं कि 8 सीटें आज़ाद उम्मीदवारों ने जो पीटीआई से हैं, पीटीआई को एज अ पार्टी तो लड़ने नहीं दिया, बल्ले का निशान नहीं दिया, पाबंदी थी, तो आज़ाद ही लड़े। तो 8 वो अपने मुंह से पीटीआई की सीटें मान रहे हैं और 1 एमडब्ल्यूएम। तो अगर 8 और 1, क्योंकि एमडब्ल्यूएम जो है अलामा राजा नासिर अब्बास साहब की पार्टी, वो भी पीटीआई के साथ ही है, तो ये 9 सीटें, तो सबसे बड़ी पार्टी पीटीआई बनती है। और उसके बाद 1 सीट का भी नतीजा गालिबन, ये सारी सीटें पूरी हो गई गालिबन, वो उससे पहले था कि एक नतीजा नहीं आया, वो भी मेरा ख्याल इसमें शामिल हो गया, तो ये 24 सीटें पूरी हो गई। तो अब आपने गौर ये करना है इस सारी बात को, इसको, या शायद एक सीट का और नतीजा आना बाकी था इसमें, बहरहाल गौर आपने ये करना है इस सारी सूरत हाल में से कि मिलिट्री जनरल्स भी मान रहे हैं उनका नतीजा, मतलब उनका जो नतीजा आया वो मान रहा है कि सबसे बड़ी अक्सरियती पार्टी जो है वो पीटीआई ही सामने आई है। लेकिन आज एक ऑडियो लीक हुई है, मल्टीपल ऑडियोज हैं जो सुनने से लग रहा है, और वो मीडिया के ऊपर हर तरफ जा बजा। हमने तो बहुत लेट देखी क्योंकि व्लॉग लेट कर रहे हैं, किसी काम में मसरूफ़ था, इसलिए आज का व्लॉग थोड़ा लेट है। तो जब आज ट्विटर के ऊपर भरमार है उस ऑडियो की, वो ऑडियो आपको सुनवाते हैं, फिर आपको गौहर खान साहब की स्टेटमेंट आपको बताएंगे, तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि हम कहाँ पहुँचे हुए हैं, हमारे मसले क्या हैं। पहले ज़रा गौर करनी है आपने, ये शेख वकास अकरम साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, और शेख साहब ये कहते हैं कि हम 1 या 2 सीटें जीते हैं और हम बाहर जो मर्जी बातें कहते रहें, असल बात तो यही है कि हम नहीं जीते, और इसकी जिम्मेदारी सारी खालिद खुर्शीद की। उसको पूछना चाहिए कि इतनी गंदी परफॉर्मेंस हमारी क्यों है। गंदा उन्होंने वर्ड नहीं यूज़ किया, या बुरी परफॉर्मेंस, ये भी शायद उनका लफ्ज़ नहीं है बुरी परफॉर्मेंस, लेकिन कहना उनका ये कि खालिद खुर्शीद से पूछना चाहिए, सवाल करना चाहिए। यहाँ ये जहन में रखिएगा कि अली अमीन गंडापुर और शेख वकास अकरम साहब एक ही ग्रुप में समझे जाते हैं, बड़े करीबी दोस्त हैं। इनके एक तीसरे दोस्त आतिफ खान साहब हैं जो अमेरिका में रहते हैं, वो भी इनके बहुत ही करीबी दोस्त हैं। तो ये गंडापुर साहब, आतिफ खान साहब जो ह्यूस्टन में होते हैं, और शेख वकास अकरम साहब, ये एक करीबी दोस्त हैं, सारे बहुत ही ज़्यादा करीबी जानेमन हैं एक दूसरे के। तो जो हैं खालिद खुर्शीद साहब, जो साबिक चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के, और मेरे ख्याल में उन्होंने बड़ी वफादारी से इमरान खान के साथ वक्त गुजारा है आज के दिन तक। दिलों के भेद तो अल्लाह जानता है, जो मुझे सामने नज़र आता है। तो इन्होंने कहा कि उनसे पूछें, हम कोई नहीं जीते। तो अवाम कह रही है आप जीते हैं, अवाम जश्न मना रही है, फॉर्म 45 पे आप बहुत सारी सीटें जीत भी गए हैं, अवाम ने वोट दिया है। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि इमरान खान जीत गया है, इमरान खान की पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं जीते, हमारे पास तो 1 से 2 सीटें हैं। खालिद खुर्शीद से पूछें कि आप इतना बुरा हारे क्यों हैं। और उधर से जर्नल्स भी कह रहे हैं कि आप 9 सीटें जीते हैं, हम उनसे भी आगे निकल गए। कई दफ़ा आपने देखा ना, लोग गोल करते हुए वो नेट के अंदर नेट फाड़ के, वो जो गोल के पीछे नेट लगा होता है ना, गांव के दोस्तों के लिए वो जो पीछे जाला सा लगा होता है गोल के पीछे, कई दफ़ा लोग गोल तो करते हैं, फुटबॉल तो गुजारते हैं, खुद भी गुजर जाते हैं और नेट तोड़ते हुए आगे निकल जाते हैं। तो शेख वकास अकरम साहब ने ऐसा गोल किया है कि वो गोल पोस्ट के अंदर से ही निकल गए। ये सुनिए। Announced their plans to form the government। खैरियत है, टोटल 3 सीटें, 2 पीटीआई की और 1 एमडब्ल्यूएम की। ठीक है, बाहर आप जो मर्जी बात करें, वो बड़ी ज्यादती हुई है, सब कुछ हुआ है, मगर आप खालिद खुर्शीद से डिस्कस तो करें। और हमारे पास को बहुत बड़े सबूत भी कोई नहीं है, 4 5 6 वीडियोस के अलावा, नथिंग एल्स वी हैव। यार खैरियत है, आप लोगों को क्या हो गया? इफ यू डोंट हैव इन्फॉर्मेशन, एटलीस्ट मेरे ख्याल में बात लिखने से पहले पूछ लिया करें। आज आपको याद आ रहा है जिस वक्त इलेक्शन हो गया वहां पे,
आप मेहरबानी करें ये सारी इन्फॉर्मेशन खालिद खुर्शीद साहब से ले लें, ऐसे यहाँ पे सर खपाने का कोई फायदा नहीं है। सुन लिया आपने। अब मैं इस पे क्या कहूं। मैं इन पर तासुर इल्ज़ामात यही है कि ये बहुत ज़्यादा करीब हैं मिलिट्री जर्नल्स के। कोई अली अमीन गंडापुर की वजह से नहीं, शुरू से ये इनको बहुत ही प्रो मिलिट्री जो शख्सियात पाकिस्तान में ऐसे इलेक्टेबल्स हैं, उनमें से ये शेख वकास अकरम साहब भी हैं, जो मिलिट्री जर्नल्स के साथ ही इलेक्शन लड़ते हैं। उनके बगैर इलेक्शन नहीं लड़ते, इनकी तबीयत उसके बगैर है नहीं। हाँ, पार्टियां जितनी भी उन्होंने पहले भी चेंज की, वो मिलिट्री जर्नल्स के हिसाब से ही की अभी भी, तो समझ आती है। लेकिन अगर आप हैं भी, तो इस वक्त आप साथ इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं, तो थोड़ा ख्याल ही कर लें, बातचीत में थोड़ा ख्याल कर लें। अच्छा, दूसरी तरफ सुन लें। दूसरी तरफ जो गौहर खान साहब हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आखिरकार खुदा खुदा करके, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 8 नशिस्तें जीतने का दावा कर दिया है। वही 8 नशिस्तें जो मिलिट्री जर्नल्स ने दी हैं, और खुद कहा है कि ये 8 नशिस्तें आप जीत गए हैं। 9वीं नशिस्त MWM की है, वो भी उन्होंने शामिल करने की तौफीक उनको नहीं हुई। उन्होंने उतना ही नतीजा, शेख वकास अकरम तो खैर ज़्यादा ही आगे निकल गए ना, गोल ही फाड़ के आगे निकल गए। पता नहीं क्या फाड़ के आगे निकल गए, गोल या पीछे जो बोर्ड लगे होते हैं गोल के, पता कुछ ना कुछ फाड़ के आगे निकल गए। वो तो रुके ही नहीं। उनको तो पता नहीं मसाला किसी ने पीछे से ज़्यादा रख दिया, जिसने भी रखा उसने मसाला ज़्यादा रख दिया, शेख साहब को पता ही नहीं चला रुकना कहाँ है, तो शेख साहब तो बेचारे आगे निकल गए। अब गौहर खान साहब ने उतनी बात, आपको पता वो नपी तुली बात करते हैं, उन्होंने उतनी बात की, उन्होंने कहा हम 8 ही जीते हैं। हालांकि इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट कहते हैं कि आप 18 सीटें जीते हैं, अवाम कहती है हमने आपको 21 सीटें जिताई हैं। इमरान खान को अवाम ने जिताया है, पीटीआई लीडरशिप कहती